हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर रोज एनसीईआरटी को एक्सप्लेन करता हूं। एनसीईआरटी अपने आप में एक बेहतरीन बुक है। अच्छा, आपको ये काफी पतली सी दिखती है, इसमें पेजेस कम है ना? सही बात है कि इसमें पेजेस कम हैं और पतली सी दिखती है, लेकिन एनसीईआरटी अपने आप में एक कोड है और सारी साइड बुक की मदर बुक है। सारी जो साइड बुक्स हैं इस एनसीईआरटी से ही बनाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है। एनसीईआरटी एक कोड है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 90% से ज्यादा क्वेश्चन नीट में ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, हूबहू एनसीईआरटी की लाइन पूछ ली जाती है। मैं आज आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि एक छोटे से टॉपिक को कैसे आप पढ़ें और उससे कैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो मैंने पिछले जो टॉपिक पढ़ाया था उसी से लिया है। चलो तो हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, इन एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन सेड एट, है ना? आपको सवाल दिख रहा है कि एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कब सेड होते हैं। आपको ये मैंने एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया था, है ना? अब देखिए, आपके सामने ऑप्शंस है 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज एंड 1 सेल स्टेज। तो आप बताएं मुझे कि किस सेल स्टेज पे एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन सेड होता है ना? तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 सेल स्टेज। आपको मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान से समझे, है ना? मैंने बताया था कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है ना, उनको एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब एंजियोस्पर्म में मैंने बताया था कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो 2 सेल स्टेज पे सेड हो जाता है। यानी कि एंजियोस्पर्म के पॉलन ग्रेन में क्या बनता है कि पॉलन ग्रेन में पहले डिवीजन होता है और जो पॉलन ग्रेन होता है 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। 2 सेल का मतलब कौन कौन सा है? तो एक जो सेल बनता है वो वेजिटेटिव सेल बोलते हैं जिसको, और दूसरा जो सेल होता है उसे जनरेटिव सेल बोलते हैं। आपको मैंने फिगर में दिखाया भी था कि वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल की कंपैरिजन में बड़ा होता है ना, और जनरेटिव सेल थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, जब वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बन जाते हैं तो पॉलन ग्रेन एंथर से सेड हो जाता है, बाहर आ जाता है ना? यही सवाल है आपका। हाँ, लेकिन और भी बात है, ये जो एंजियोस्पर्म है ये इस तरह का 60% में 2 सेल स्टेज में क्या होता है, पॉलन ग्रेन सेड होता है। लेकिन बाकी के जो 40% प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल स्टेज में क्या होता है, एक तरह से सेड होता है ना? तो 3 सेल स्टेज में क्या हो जाता है भाई? तो एक तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की संख्या जो होती है 2 बन जाती है। यानी कि इस प्रकार से टोटल नंबर जो है 3 हो जाती है। उस दौरान जो पॉलन ग्रेन है एंथर से लिबरेट होता है और स्टिग्मा पे पहुंचता है ना? तो ये इस तरह से आपको मैंने पहला सवाल दिखाया। ठीक है। अच्छा, एक बात समझे, हम आपके सामने मैं एक छोटा सा सेशन लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आप छोटे से टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसे बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना? क्वेश्चंस इजी हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी को गौर से पढ़ने की जरूरत है, हर लाइन को गौर से पढ़ने की जरूरत है ना? आगे चलते हैं।
दूसरा सवाल। हाँ, तो आपके सामने अब दूसरा सवाल है। सवाल है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पोलन ग्रेन की, आपको पता है ना पोलन ग्रेन यानी कि मेल गेमेटोफाइट। ये दिखा देता हूं मैं आपको पोलन ग्रेन, ये गोल सा पोलन ग्रेन है। तो पूछ रहा है आपसे कि पोलन ग्रेन की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो किस चीज से बनी होती है। ठीक है, तो बताइए। आपके सामने 30 सेकेंड का टाइम भी है, तो चलिए मैं बताता हूं। तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है पोलन ग्रेन की, वो बनी होती स्पोरोपोलेनिन की। अब आपको स्पोरोपोलेनिन के बारे में यह बात पता है कि क्या है, स्पोरोपोलेनिन एक क्या है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी तक जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल ज्ञात हुए हैं उनमें से सबसे रेजिस्टेंट जो है स्पोरोपोलेनिन है। आप इसको ध्यान देंगे। स्पोरोपोलेनिन की खास बात यह है कि ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकता है ना। ये एसिड को भी सफर कर सकता है, यहां तक कि बेस से भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो आपको ये बात एनसीईआरटी में मैंने बताई थी कि स्पोरोपोलेनिन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली, है ना। और यहां तक कि कोई भी एंजाइम इसे इजिली डिग्रेड नहीं कर सकता। इसीलिए तो पोलन ग्रेन काफी प्रोटेक्टेड है। और पोलन ग्रेन को आप समझें, आप एनसीईआरटी में एक चीज और भी दिया है कि पोलन ग्रेन का फॉसिल्स भी बनता है। अच्छा, फॉसिल्स क्यों बन पाता है? क्योंकि उसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन है, और स्पोरोपोलेनिन बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही रेजिस्टेंट होता है ना, जो कि टेम्परेचर से, उसके बाद से एसिड से, बेस से और किसी तरह के हार्मोन से अफेक्टेड नहीं होता है ना। इसलिए आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम है स्पोरोपोलेनिन। दूसरी बात दिया है सेलुलोज। तो सेलुलोज आपको पता है कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल जो होती है। अब तीसरा जो ऑप्शन दिया है सेलुलोज एंड पैक्टिन, है ना। तो सेलुलोज और पैक्टिन के बारे में आपको मैं बताऊं कि पोलन ग्रेन के में जो दूसरी लेयर होती है जिसको हम लोग इंटाइन कहते हैं, है ना, वो कैसे बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन से, है ना। छोटा सा सवाल है, आपको गौर करने की जरूरत है। तो दो चीजें बताया मैंने कि पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट कवरिंग जिसको हम एग्जाइन कहते हैं वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, और दूसरा जो सेकंड आउटर मोस्ट लेयर है वो कहलाता है इंटाइन, और इंटाइन बना होता है सेलुलोज और पैक्टिन का। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, है ना। दो क्वेश्चन से मैंने इसके बारे में काफी तथ्य एक्सप्लेन किया। आपको भी इसी तरह का कुछ करने की जरूरत है ताकि आप एनसीईआरटी को वैसे ही देख पाए जैसे मैं देख पाता हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन। बड़ा ही आसान सा सवाल है ना। आप बताएं, पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन। पोलन ग्रेन को स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है भाई? तो आपके सामने ऑप्शंस है लिक्विड ऑक्सीजन, है ना, लिक्विड सल्फर, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड हाइड्रोजन। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो बताएं इसका सही ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लिक्विड नाइट्रोजन, है ना। लिक्विड नाइट्रोजन में क्या करते हैं कि पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। कैसे रखेंगे? अब एक बात समझें कि जिस प्रकार से आपने सीमेन को, स्पर्म को स्टोर किया था, एनिमल स्पर्म को, ह्यूमन स्पर्म को स्टोर किया था, उसी तरह से पोलन ग्रेन को भी स्टोर किया जा सकता है।
और पोलन ग्रेन को स्टोर करने का अच्छा उपाय क्या है, तो आप पोलन ग्रेन को 196 है ना, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रख दें आप इसको। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, इसको याद रखना है कि -196 डिग्री सेल्सियस पे पोलन ग्रेन को आप रख दीजिए। और पोलन ग्रेन खराब होने का कोई सवाल नहीं है, पोलन ग्रेन वैसे ही पड़ा रहेगा। जब उसको लिक्विड नाइट्रोजन में इतने डिग्री सेल्सियस पे आप रख देते हैं तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, और बाद में आप उस पोलन ग्रेन का यूज कर सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। ओके, ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है हर बात को। आगे चलते हैं हम लोग, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप अब बताएं, इनर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड, है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो इनर मोस्ट वॉल है उसको क्या कहते हैं, है ना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखें, मैं आपको दिखाऊं कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम आपकी स्क्रीन पे मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, कोई बात नहीं, है ना, आप समझते हैं पहले से। आप ये माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जिसमें माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो इनर मोस्ट वॉल है उसको क्या कहते हैं, आप बताएं तो सही। इंडोथीसियम, टेपिटम, मिडिल लेयर, एपिडर्मिस, ये सारे जो लेयर हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के ही तो हैं, है ना। लेकिन कौन सा सबसे अंदर वाला होता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टेपिटम। टेपिटम जो होता है सबसे अंदर वाली लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की। अच्छा, जब अंदर वाली लेयर है तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, तो एपिडर्मिस जो होगी सबसे बाहरी लेयर है ना। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर है। अब एक बात और भी देखें, एपिडर्मिस आप समझ गए कि सबसे बाहरी लेयर है, तो टेपिटम जो लेयर है, जो इनर मोस्ट कह रहे हैं हम लोग, तो उसका काम क्या होता है। जो टेपिटम है उसका काम होता है कि ग्रोइंग पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना, कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन ग्रो कर रहे हैं उसको टेपिटम ही तो न्यूट्रिशन देता है। तो इस बात को बहुत ही गौर से ध्यान देंगे, गौर से सुनेंगे कि टेपिटम जो होता है कि न्यूट्रिशन का काम करता है ना, एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पोलन ग्रेन को या माइक्रोस्पोरेंजियम को, है ना। अब एक बात और भी मैं बताऊं आपको कि क्या करना है आपको, कि आप इसको याद रखेंगे, इनका सीक्वेंस, कि क्या सीक्वेंस है ना। बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ भी पूछा जा सकता है सवाल में। ठीक है, खैर हम आगे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपके सामने कि स्टोबिलेंथस कुंथियाना इज एन, है ना, नाम तो सुना होगा ना। स्टोबिलेंथस कुंथियाना क्या है भाई ये, है ना, बड़ा अजीब सा नाम आ गया हमारे सामने। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चंस, है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये एनसीईआरटी की आम लाइन है, लेकिन मैंने जब क्वेश्चन बना दिया है तो आपके लिए खास हो गई है ना। आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि आखिर ये स्टोबिलेंथस कुंथियाना है क्या, है ना। और सीधे सीधे नीट के ये सवाल हो गए आपके लिए। ठीक है, तो स्टोबिलेंथस कुंथियाना की बात की जाए तो सी एनिमल है, आपको बताना है क्या ये सी एनिमल है, समुद्र में रहने वाला कोई एनिमल है या लैंड एनिमल है, ठीक है, या एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है। तो बताएं सही कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, याद दिलाऊं कि ये जो है एक एंजियोस्पर्म है ना। ये एक एंजियोस्पर्म प्लांट है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है ना। अच्छा, मैं बात बताऊं आपको कि ये जब एंजियोस्पर्म
है या फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है, तो एक नाम देते हैं स्टोबिलेंथस कुंथियाना को हम लोग, और क्या नाम देते हैं, नीला कुरंजी, है ना। एक बार और बोलता हूं, नीला कुरंजी। तो नीला कुरंजी इसका कॉमन नेम है स्टोबिलेंथस कुंथियाना का। अच्छा, क्या खास बात है इस एंजियोस्पर्म प्लांट की, मैं बताऊं कि ये जो प्लांट है बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं, है ना। और क्या होता है कि हर 12 साल के बाद इस प्लांट में क्या होता है कि फ्लावरिंग होती है ना। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि 12 साल बाद इस प्लांट में क्या होता है, फ्लावरिंग होता है। तो हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 12 साल बाद इसमें फ्लावरिंग होता है। और आपको पता है कि जो हिली एरियाज हैं, है ना, इंडिया का जो हिली एरियाज हैं जैसे केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, इस साइड में जो हिली एरियाज हैं वो काफी खूबसूरत दिखने लगते हैं। जब भी इसकी फ्लावरिंग होती है काफी खूबसूरत दिखने लगता है, और बहुत सारे टूरिस्ट, है ना, अट्रैक्ट होते हैं इधर घूमने के लिए, ठीक है। तो अब इस हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट सवाल है ना। आप देखें, अब एक बात देखिए, आपके एनसीईआरटी में एक चीज का जिक्र किया हुआ है, मेरे पास एनसीईआरटी थोड़ा सा हो सकता है पुरानी है, कि जो इसमें पिछला जो फ्लावरिंग हुआ था, है ना, वो सितंबर अक्टूबर 2006 में हुआ था, है ना। लेकिन अब बताओ तो 2000, है ना, 6 में यदि इसमें फ्लावरिंग हुआ है तो 2006 के बाद कब फ्लावरिंग हुआ होगा, तो 6 है तो फिर 12 जोड़ देते हैं तो 18 में, यानी कि 2018 में भी स्टोबिलेंथस कुंथियाना में फ्लावरिंग हुई होगी, है ना। और 18 के बाद 2006 के बाद 2018 में, और 18 के बाद, है ना, 12 साल और जोड़ देते हैं तो 30 में फ्लावरिंग होगी इसमें, है ना। यानी कि अगली जो फ्लावरिंग होगी स्टोबिलेंथस कुंथियाना में ये 2030 में होगी। तो तुम्हें तैयार रहना है और हम लोग चलेंगे स्टोबिलेंथस कुंथियाना को देखने के लिए, है ना। अब देखो तुम्हारे सामने काफी बेहतरीन और खूबसूरत नजारा दिख रहा है। ये हमारे इंडिया के स्टेट्स जो कि केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, इन सब जगहों पे पूरे हिल एरियाज पूरे ट्रैक भर जाता है ना, इस स्टोबिलेंथस कुंथियाना से, ठीक है। और 12 साल के बाद इसमें फ्लावरिंग होती है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे टूरिस्ट इसकी तरफ आते हैं। आप देख भी रहे हैं फिगर में कितना बेहतरीन नजारा दिख रहा है ना। तो चलिए 2030 में हम लोग तैयार रहेंगे और हम लोग चलेंगे केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु में घूमने के लिए, नीला कुरंजी और स्टोबिलेंथस कुंथियाना को देखने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आपको मैंने ये 5 क्वेश्चंस सॉल्व किए, और अब देखिए आप इसी तरह से आप छोटे से टॉपिक्स के से क्वेश्चंस को बना सकते हैं, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एनसीईआरटी को गंभीरता से लेंगे, उसके हर टॉपिक को गंभीरता से लेंगे, हर लाइन को गंभीरता से लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी अपने आप में एक कोड है ना। मैंने केवल ये 5 सवाल आपसे किए क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि लाइन से, है ना, एक पेज से कितने इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं और कैसे आपको, है ना, कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। आगे आपको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।